So we'll go ahead with next question. Question number 6. Two resistors 1 kilo ohm and 2 kilo ohm are connected in parallel combination. हमने कल जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सीरीज कॉम्बिनेशन का था, है ना। लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल सॉल्व किया था वो सीरीज कॉम्बिनेशन का था। 3 रजिस्टर थे जो सीरीज में थे। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 रजिस्टर है, ये पैरेलल में है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट सप्लाई। तो जब हमने 9 वोल्ट सप्लाई को ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर दिया, बाय नेग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले दिया क्या है वो समझ लो। हमारे पास 2 रजिस्टर है, वी हैव 2 रजिस्टर्स, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। तो ये है R1 की वैल्यू 1 किलो ओम है, एंड यू हैव अनदर रजिस्टर R2, यू हैव अनदर रजिस्टर R2, इसकी वैल्यू 2 किलो ओम है। दे आर इन पैरेलल, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। उस बैटरी का वोल्टेज आपको लेके रखा है, कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 9 वोल्ट। ओके, तो यू हैव कनेक्टेड दिस टू अ सप्लाई, और सप्लाई वोल्टेज है 9। तो दिस इज हाउ इट इज। गुड, यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी है। तो आपको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले यू हैव R1 वैल्यू 1 किलो ओहम, R2 वैल्यू कितना है, 2 किलो ओहम। 2 ही बोला है ना, यस। मैं इसको किलो को किलो में ही रखूंगा, फाइनल आंसर भी किलो में लिख देंगे। सिर्फ करंट फाइंड करते वक्त किलो की जगह पे 10³ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। वोल्टेज आपको दे दिया है 9 वोल्ट का। आपको फाइंड करने के लिए बोला है नंबर 1 व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इस केस में आरपी। नंबर 2 व्हाट इज द करंट थ्रू ईच, बोला है ना, करंट थ्रू ईच। तो पहले के थ्रू जो करंट होगा आपको, इफ यू रिमेम्बर, ये जो टोटल करंट होता है आई, टोटल करंट आई, ये जंक्शन पे आके स्प्लिट होता है I1 एंड देन इट इज I2 ओवर हियर। तो I1 फ्रॉम R1 एंड I2 फ्रॉम R2। तो आपको फाइंड करना है I1 और I2 दोनों फाइंड करना है आपको। यू आर सपोज टू फाइंड आउट बोथ ऑफ दिस, राइट। तो फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने कल ही देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एंड करंट कैसे फाइंड करोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 और V2 सेम है, V है, दैट इज सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ लिखते हो I1 R1, तो आपको मिल जाएगा I1 इक्वल टू V/R1, और आपको मिल जाएगा I2 इक्वल टू V/R2। करेक्ट, करेक्ट है ये, यस और नो, पक्का पक्का, श्योर, 100%। सही है कि नहीं, मतलब बराबर है, करेक्ट है, दैट इज ओके। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज RP। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू थी 1 किलो ओहम, 1/R2 ये है 2 किलो ओहम। तो 1/RP इक्वल टू 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। तो RP कितना हो गया, 2/3। लेकिन किस में आया, किलो ओहम में आया। किलो मतलब 1000, किलो मतलब 10³ होता है ना, हाँ ठीक। बोलते ना किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो किलो मतलब 10³ व्हाट इज 2/3, 0.6666। तो ये 0.6666 रिकरिंग 6 और ये 10³ तो व्हाट इज 0.666 इंटू 10³ 666.6 ओहम, बराबर। देखो आंसर क्या है, करेक्ट है, 0.66 किलो ओहम में दिया होगा, तो किलो ओहम में या फिर इसमें इज द सेम, बराबर यहाँ तक। गुड, ये क्लियर है। अब इसके बाद आपको फाइंड करना था I1 विच इज V/R1। व्हाट इज V वैल्यू, 9। व्हाट इज R1, 1 किलो ओहम है, मतलब 10³ ओहम है, 1 किलो ओहम का। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3।
तो 10⁻³ मतलब 9 मिली एम्पियर का करंट होगा I1। क्या दिया आंसर? 9 मिली एम्पियर। 9 9 एम्पियर। 9 एम्पियर नहीं आएगा, 9 मिली एम्पियर आएगा। 10⁻³ आना ही चाहिए उसमें। उसके बाद व्हाट इज I2 वैल्यू? V बाय R2। V इज 9, हाउ मच इज दिस? 2 × 10⁻³ क्योंकि 2 किलो हम था। 4.5 × 10⁻³ मतलब 4.5 मिली एम्पियर। ओके, क्या है आंसर? हाँ, तो वो एम्पियर का मिली एम्पियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। So we'll jump to question number 9, practice problem number 9. Find the value of resistances for the following color codes. तो अभी आपको कुछ कलर कोड दिए हैं, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और आंसर यहाँ पे प्रिंटेड ही है। इट इज जस्ट फॉर यू टू रिकॉल इफ यू रिमेम्बर दैट कलर कोडिंग स्कीम। तो ये जो पहला है, विदाउट रेफरिंग टू नोट्स और टेबल, आपको याद करना है अभी ये कलर कोडिंग स्कीम पूरा याद होना चाहिए। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ आस्क्ड फॉर गोल्ड सिल्वर गेट्स नथिंग, ये पूरा याद होना चाहिए आपको। और उसमें जो पहला बी दूसरा बी था वो था ब्लैक और ब्राउन के लिए, तो वो तो ब्लू नहीं था। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो वो बी था वो क्या था? ब्लू था। तो क्या है वो? सेवेंथ नहीं है, 0 से स्टार्ट होता है वो। 6। क्या है वो? 6 है। तो ब्लू पहला डिजिट है 6, उसके बाद ग्रीन 5, ब्लू से पहले वाला जी वो होता है ग्रीन, तो वो आ गया आपका 5। रेड का मल्टीप्लायर होता है, अगर याद होगा तो 10⁻², ऐसे होता है ना, बीबी रॉय। तो डिजिट 2 है तो मल्टीप्लायर 10⁻² है। और गोल्ड का टॉलरेंस था 20%। 20% था ना? 5, 10 एंड 20। 5% फॉर गोल्ड, 10 फॉर सिल्वर एंड नो कलर हैज 20। तो ये हो गया 65 × 10⁻² ओहम प्लस माइनस हाउ मच? 5%, प्लस माइनस 5%। तो कलर कोडिंग स्कीम याद होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो लिखा है बराबर है, इन्होंने सिर्फ किलो ओम में लिखा है। किलो ओम में लिखना है तो ऐसा करेंगे 6.5, 65 को 6.5 लिखा तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 10, और इस साथ में 2 था तो क्या बन गया? 3, राइट। तो ये जो ओहम है 10⁻³ ओहम है, वो क्या बन गया? किलो ओहम। तो ये आ गया आपके पास 6.5 किलो ओहम प्लस माइनस 5%। ओके, ये हो गया आपका पहला आंसर। नंबर 2, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर। ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर। ब्राउन यहाँ पे ब्राउन होता है सेकंड डिजिट, ब्लैक होता है फर्स्ट डिजिट, और रेड है आपका 10⁻²। ये आ गया ओहम में। सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10% का, 10% का। तो ये 21 को मैं लिखूंगा 2.1 × 10, और 10⁻² वो बन गया 10⁻³ तो 10⁻³ ओहम प्लस माइनस 10%, मतलब 2.1 किलो ओहम प्लस माइनस 10%। सही है? ब्राउन वन होता है, अच्छा चलो ठीक है, ब्राउन वन होता है, ब्लैक 2 होता है, सही है। हाँ, तो ये उल्टा लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे क्या? ब्राउन ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, भूल गए, ब्लैक 0 होता है। वेरी गुड। ओके, तो ये क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 0। तो ये सिर्फ क्या आएगा? 10⁻³ अरे 10 × 10⁻² 10⁻³ ना, और 10⁻³ क्या होता है? किलो। तो 1 किलो ओम प्लस माइनस 10%, 1 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो बराबर आ गया। हम्म। अब आप चारों पांचों जो भी बेचे हो, अभी आपको बताना है अगले कलर कोड से मुझे पूरा का पूरा आंसर। ओके, ये आ गया तीसरा केस हमारा। रेड, जिसको पूछूंगा वही बोलेगा, नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन। बताओ।
अरे कोई बात नहीं, मैं सिर्फ कलर कोडिंग स्कीम पूछ रहा हूँ आपसे। और क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप 2-3 दिन नहीं थे तो आपको शायद पता ही नहीं हो, इसके लिए पूछ रहा हूँ। पता है कलर कोडिंग स्कीम? नहीं तो फिर रिवाइज करना चाहिए हो, तो आज जाके रिवाइज करो। रेड 2, और वापस रेड 2, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर क्या था? बी बी रॉय, तो 10⁻³ सही है। हाँ, गोल्ड के लिए ±5%, तो ये आपका बन गया 2.2 किलो ओहम। 2.2 ना, 22, तो ये आ गया आपका 22 किलो ओहम, प्लस माइनस 5%, बराबर है? पक्का बराबर है? श्योर श्योर। इधर क्या लिखा है? 2.2 तो सही है कि ये? नहीं तो करेक्शन है, 22 किलो ओहम। बी रॉय, तो B 0, दूसरा B 1, R 2 O 3, तो 10⁻³ तो 22 किलो ओम ही आएगा वो, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, 2.2 किलो ओम हो गया था, तो 22 किलो ओम कर लेना उसको। ओके, अगला आ गया नंबर 4, ऑरेंज व्हाइट रेड एंड गोल्ड। ऑरेंज व्हाइट रेड एंड गोल्ड। ऑरेंज इज 3, व्हाइट इज 9, रेड मतलब 10⁻², ±5%, तो ये क्या आएगा? 3.9 किलो ओहम। हाँ, 10⁻³ मतलब किलो ओहम, ±5%, तो 3.9 किलो ओहम ±5%। लास्ट, येलो वॉयलेट ब्राउन सिल्वर। येलो वॉयलेट ब्राउन सिल्वर। बी रॉय, बी रॉय 4, येलो इज 4, वॉयलेट 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 7, पक्का? श्योर? ओके, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन मल्टीप्लायर में गया है ना, तीसरा बैंड मल्टीप्लाई होता है, 10⁻1 की 0। बी रॉय में पहला बी क्या था? ब्लैक, तो ये क्या आएगा? 10⁻1। सिल्वर कितना? तो 470 ओहम ±10%। 470 को 4.7 किलो ओम लिख सकते हो तुम, बराबर है? करेक्ट है, करेक्ट है, दिस इज राइट। 470, 470 है ना, इसको 4.7 लिख सकते हैं ना? नहीं, क्या लिख सकते हैं? 0.47, तो ये आ जाएगा आपका 0.47 किलो ओहम ±10%, तो यहाँ पे भी करेक्शन है। तो ये जो है ना 4.7 नहीं आना चाहिए, ये 0.47 आना चाहिए। दिस इज 0.47। डन। So let us move ahead to the next question. अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कलर कोड दिया था, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। अगले क्वेश्चन में उल्टा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और आपको कलर कोड निकालना है, तो द प्रोसेस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इट। तो पहले यहाँ पे तुम अच्छे समझ लो कि तुमने प्रोसेस में किया गया था। गिवन अ कलर कोड, तुमने पहले 2 बैंड से 2 डिजिट्स निकाल लिए, तीसरे से आपने मल्टीप्लायर निकाल लिया, और चौथे से आपने मिल गया आपको टॉलरेंस। फिर जो मल्टीप्लायर था आपने उसको ऐसा एडजस्ट किया कि आपका जो आंसर है वो किलो ओम में आ रहा है ना? किलो ओम में आंसर आ रहा है हमारा, हमने सारे आंसर किलो ओम में कन्वर्ट किए। करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में इसका उल्टा प्रोसेस है। हमारे पास अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है किलो ओम में, तो पहले उसको आप 10 के पावर में लाओ, ठीक है? मतलब वहां से मल्टीप्लायर बनेगा आपका। तो अगला क्वेश्चन इसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है। तो आपको बोला है फाइंड द कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस हैविंग टॉलरेंस ±10%। मतलब यहाँ तो एक चीज उन्होंने कर दी,
कि हर केस में टॉलरेंस आपको 10% बोल दिया, तो आखिरी वाला जो बैंड है चार में से लास्ट वन, इट इज ऑलवेज सिल्वर, सिल्वर ही रहेगा वो, राइट। तो अभी ये तो फिक्स हो गया। देन पहला, फर्स्ट फर्स्ट इज 330 ओहम, राइट। ±10% है ही वहां पे, तो ±10% तो रहेगा ही, क्योंकि उन्होंने बोला ही है टॉलरेंस वही है 10%। तो लास्ट तो सिल्वर है, लास्ट तो सिल्वर है। अभी इसको कैसे लिखेंगे? ये जो है ना आपके पास 330, इसको आप ऐसा लिखोगे, यहाँ ध्यान दो अच्छे से, इसको लिखोगे 33 और इंटू 10, 10 का पावर हो गया 1, क्योंकि 10 raised to 1 इज 10, ओके, ±10%। तो 3 ऑरेंज, ऑरेंज तो हो गया ऑरेंज, और वापस से 3, तो वापस से ऑरेंज। उसके बाद 10 raised to 1 ब्राउन, तो ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन सिल्वर, ये था कलर कोड। सेकेंड, 100 ओहम, 100 ओहम ±10%। क्या करेंगे इसको? इसको भी वैसे ही करेंगे, 10 इंटू 10, 100 को लिख लिया 10 इंटू 10 और 10 raised to 1 बना दिया, ±10% कर दिया। 1 इज ब्राउन, 0 इज ब्लैक, तो ब्राउन ब्लैक और 10 raised to 1 ब्राउन, बराबर, ब्राउन ब्लैक ब्राउन सिल्वर, ये हो गया सेकेंड का कलर कोड। उसके बाद दिया 47 किलो ओहम, 47 किलो ओहम, तो तीसरा है 47 किलो ओहम ±10%। तो 47 किलो मतलब 10 raised to 3 ओहम ±10%। 4, हेलो, 7 क्या, वॉयलेट, 10 raised to 3 ऑरेंज, और लास्ट में सिल्वर। कितना ये 160, 160 मतलब फिर वही ±10% तो रहेगा ही। तो क्या लिखेंगे? 16 इंटू 10 raised to 1 ±10%। 1 इज ब्राउन, 6 ब्लू, बराबर, पक्का, श्योर हो? ओके, 10 raised to 1 ब्राउन, ब्राउन ब्लू ब्राउन सिल्वर, एंड लास्ट वन इज 1 किलो ओहम, 1 K ओहम, 1 किलो मतलब 1000, बराबर है ना। वैसे तुमने पिछले क्वेश्चन में किया ही है ना सॉल्व, कहाँ था 1 किलो दिख रहा है? 1 किलो ±10%, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर, हो गया। तो सिर्फ सॉल्व कैसे करना है देख लो, 2 डिजिट्स होते ना तो दो नंबर अलग कर लो। ये 1000 का 10 अलग हो गया, कितना बच गया? 100, 100 मतलब 10 raised to 2 ±10%। व्हाट इज 1? ब्राउन। व्हाट इज 0? ब्लैक। 10 raised to 2 मतलब रेड, तो ब्राउन ब्लैक रेड और लास्ट में सिल्वर, डन। ओके, सो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है वो तो देखेंगे, लेकिन हमको क्यों चाहिए? देखो, कोई भी फिजिकल पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉलिड्स की बात करते हो तो सॉलिड्स का स्टडी करने के लिए आप अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो। उसमें से एक हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब व्हेन यू अप्लाई फोर्स, तो हाउ डज अ सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू दैट फोर्स, उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। उसमें हमने दो टाइप के मटेरियल कैटेगराइज किए थे, एक था इलास्टिक और एक था प्लास्टिक। इलास्टिक मटेरियल में जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, मतलब जब आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल दिया तो बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। प्लास्टिक बॉडीज में
इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं होता है, तो आप जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। फिर नाउ वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड इज बाय पासिंग अ करंट थ्रू इट। तो अगर आप पहले केस में आपने फोर्स लगा के देख लिया, उसमें वो जो प्रॉपर्टी थी उसको बोलते हो मैकेनिकल। फिर आप अभी करंट पास करके देख रहे हो, करंट पास हो गया तो गुड कंडक्टर, और नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर। क्लियर? लेकिन बेसिकली गुड कंडक्टर्स भी तो बहुत सारे हैं ना। आयरन गुड कंडक्टर है, कॉपर गुड कंडक्टर है, तो समझेगा कैसे? व्हेन आई से गुड कंडक्टर मतलब एग्जैक्टली कॉपर और आयरन दोनों गुड कंडक्टर। तो इसमें से दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तो उसके लिए हमको पैरामीटर चाहिए। वो पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, राइट, या फिर कंडक्टिविटी। जितना रेजिस्टिविटी का वैल्यू हाई होगा उतना ही कंडक्टर पुअर होगा, मतलब बैड कंडक्टर होगा, राइट। और जितना रेजिस्टिविटी का वैल्यू लो होगा उतना ही कंडक्टर गुड कंडक्टर होगा, राइट। इसका उल्टा एक पैरामीटर भी डिफाइन करेंगे हम लोग, जिसको आप बोलते हो कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हायर द कंडक्टिविटी मीन्स गुड कंडक्टर और लोअर द कंडक्टिविटी मीन्स बैड कंडक्टर। तो ये अभी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, जो अगला टॉपिक है उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा भी एक वर्ड भी मिस कर दिया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी। अब होता क्या है, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज आई हैव अ कंडक्टर, एंड यू ऑलरेडी नो कि कंडक्टर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। आपको पता है कि यहाँ पे आयंस है विच आर हेवी, और क्योंकि ये हेवी है तो दे कैन नॉट गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मोशन सिर्फ परफॉर्म कौन करता है? फ्री चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अभी आपको पूरे चैप्टर में बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। और जब तक हमने बैटरी या सेल नहीं कनेक्ट किया तब तक रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन है तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है। अब इलेक्ट्रिक करंट जीरो क्यों है? आप बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कैसे करते हो? चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी सेक्शन। तो जब रैंडम मोशन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चार्जेस मूव नहीं हो रहे, चार्जेस तो मूव हो रहे हैं। इनफैक्ट रैंडम मोशन में चार्जेस मूव विद वेरी हाई स्पीड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन होता क्या है? होता ऐसा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री चार्जेस, जिसको डीलोकलाइज चार्जेस भी बोलते हो आप, ये चार्जेस रैंडमली मूव हो रहे हैं, मतलब देर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो होता क्या है, अगर मैं पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड में चेक करूं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन को राइट से लेफ्ट क्रॉस करेंगे, लेफ्ट से राइट क्रॉस करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट क्रॉस कर जाएंगे। मतलब अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए तो 10 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी आ गए। तो व्हाट इज नेट चार्ज? जीरो। जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उतने ही वापस आ गए, तो नेट चार्ज इज जीरो, तो नेट करंट इज जीरो। तो करंट कितना है यहाँ पे? जीरो है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने अब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, इसके लिए करंट कितना था? जीरो था। क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ तक क्लियर? इसको इलेक्ट्रिक करंट का हमारा डेफिनेशन बेस्ड ऑन गैस मॉलिक्यूल, उसके साथ कंफ्यूज मत करना। क्योंकि वहां पे हमने ऐसा बोला था कि दोनों टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे हमारे पास मूविंग चार्जेस कौन से है? ओनली नेगेटिव। और जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बनाया था, इमेजिनरी डेफिनेशन था, इमेजिनरी केस था ना वो। मैंने बोला भी था थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बोला था कि मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स भी है। उस केस में इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज को अज्यूम करके बनाया था। तब क्या बोला था हमने? कि क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना नेगेटिव चार्ज जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज को तुमने बोला था क्यू प्लस, नेगेटिव को तुमने बोला था क्यू माइनस। फिर तुमने बोला नेट चार्ज क्या हो गया? क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस डिवाइड बाय क्या कर दिया? टाइम। इसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे हमने बैकवर्ड मोशन देखा ही नहीं था,
वहां पे हमने सिर्फ देखा था फॉरवर्ड मोशन, क्योंकि वहां दोनों टाइप के चार्जेस मूव हो रहे हैं, तो थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड था। अब हमारा ये जो केस है ना, यहाँ पे सिचुएशन इट इज फार इजियर, फार सिंपलर कंपेयर टू द थॉट एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव डन। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है, मूविंग चार्ज। कौन सा? नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब अगर आपने बैटरी लगाया नहीं है, यहाँ पे सेल लगाया नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं एक सेक्शन लेता हूँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट गए उतने के उतने राइट से लेफ्ट आ गए, तो नेट चार्ज थ्रू एनी सेक्शन इज 0। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अब अगर मैं इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं, मतलब बैटरी लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब कोलिजन करते 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 फाइनली हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? श्योर? अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो। ये जब हम बात करते हैं ना, हम बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या? टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो जब तुम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिफाइन कर रहे हो, यू आर स्ट्रिक्टली कंसिडरिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, क्योंकि अगले टॉपिक में टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो इस केस में क्या कांस्टेंट है फिर? लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे और क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग? एरिया। तो जब तुम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, लेकिन लेंथ और एरिया चेंज करके देखते हो। तो यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो वाइल डिफाइनिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब एट अ फिक्स टेम्परेचर, इट इज सीन दैट, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, ऑफ अ कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाता हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है, मूव होंगे। पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशंस। वेरी गुड। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे। तो ज्यादा वाइब्रेशन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना। तो हमने फिलहाल क्या किया? टेम्परेचर को क्या कर दिया? फिक्स। तो टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। यहाँ तक क्लियर है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पक्का? तो अब अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस पे डिपेंड कर सकता है? सोचो। नंबर वन, नेचर ऑफ द मटेरियल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है स्मॉल एन पे। व्हाट इज स्मॉल एन? व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में मटेरियल के अंदर पर मीटर क्यूब में कितने फ्री चार्जेस है उस पर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली कॉपर में ज्यादा है और आयन में कम है। कॉपर इज एक्सीडेंट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस ज्यादा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे। आयन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मैं वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ना ये ऐसे टाइप के टॉपिक को एक बार अगर आप इमेजिन करना सीख गए ना, तो जिंदगी भर याद रहेगा आपको। यू हैव टू थिंक कि मटेरियल के अंदर हो क्या रहा है। मटेरियल के अंदर कौन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और आयोन्स है। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, आयन्स वाइब्रेट हो रहे हैं। मुझे आयन्स का जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ाना नहीं है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, एक तो फ्री चार्जेस कितने हैं। फ्री चार्जेस कौन डिसाइड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। और किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस। अच्छे से सोचो। इमेजिन अगर मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ या लेंथ कम करता हूँ, मैं लेंथ बढ़ाता हूँ या लेंथ कम करता हूँ। इमेजिन मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, लेंथ बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे कि कम होंगे?
थिंक if I increase length, if I increase length, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये ये क्या कर रहा था, ये कोलिजन करते करते आ रहा था। लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या है, ज्यादा आयॉन्स होना। तो कोलिजन बढ़ेंगे कि कम होंगे, बढ़ेंगे। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे। तो चलो फिलहाल तो लिख देते हैं कि लेंथ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, बढ़ेगा कम होगा वो आगे बात कर लेंगे। और किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर डायमीटर, या फिर रेडियस। तो मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। नंबर वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर टू इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड नंबर थ्री इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब experimentally it is seen that resistance resistance is number one directly proportional to length, directly proportional to length of conductor, directly proportional to the length of conductor। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जितना बड़ा कंडक्टर का लेंथ होगा उतने ही ज्यादा पॉजिटिव आयॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा पॉजिटिव आयॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा कोलिजन होंगे, मतलब उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर मींस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ collisions of electron with positive ions, it means increasing the resistance, तो directly proportional to length। बराबर, राइट। लास्ट बेंच, गुड मॉर्निंग। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से क्या होगा, ये जो ये जो आयॉन्स थे, एरिया बढ़ाना मतलब थिकनेस बढ़ाना, मतलब बेसिकली इनका डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल, ये दो कॉलम्स है, डिस्टेंस कम है, बराबर, किसी को जाना थोड़ी दिक्कत होती है ना, बराबर। मैंने अगर ये दो कॉलम का डिस्टेंस बढ़ा दिया, क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा। तो मैं अगर थिकनेस या एरिया बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ईज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ। तो फिर एरिया के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्स आ गया, इनवर्स रिलेशन, गुड। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसा जब सोचने लगोगे ना, तब कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इजी तो है। लेंथ बढ़ा दिया कोलिजन बढ़ गए, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। एरिया बढ़ा दिया कोलिजन कम हो गए, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो दो रिलेशन आ गए, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को हम लोग कर देते हैं कंबाइन। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बस यही वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको तुम बोल रहे हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी known as known as known as रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब ये स्पेसिफिक ऐसा वर्ड क्यों यूज होता है, क्योंकि ये मटेरियल के लिए स्पेसिफिक है, मतलब एक मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू फिक्स है, दूसरे के लिए कुछ अलग ही वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। गुड। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्या मिल जाएगा, रो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो क्या मिलेगा, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अभी इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ रो इज, रेजिस्टेंस किस में होता है, ओहम,
लेंथ होता है मीटर में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो ओहम मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर मीटर कैंसल। ठीक, बराबर। तो क्या आ गया, ओहम मीटर, तो क्या आ गया ये, ओहम मीटर, तो दिस इज ओहम मीटर, बराबर, करेक्ट यहाँ तक। तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओहम मीटर, ओहम मीटर। गुड। अब हम डिफाइन करेंगे कंडक्टिविटी। मैंने अभी बताया था व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। So it is the reciprocal of resistivity. It is the reciprocal of resistivity. तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। ये होता है 1/रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी, तो क्या आएगा, L/RA। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, पर ओहम पर मीटर, मतलब 1/ओहम मीटर, बराबर। 1/ओहम को क्या बोला था, याद है, सीमेंस। तो सीमेंस पर मीटर, ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट। डन। हायर द कंडक्टिविटी बेटर इज द कंडक्टर, लोअर द कंडक्टिविटी पुअर इज द कंडक्टर, और रेजिस्टिविटी में उल्टा होता है, हायर द रेजिस्टिविटी पुअर इज द कंडक्टर, लोअर द रेजिस्टिविटी बेटर इज द कंडक्टर। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम का एक टॉपिक देखा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैं वापस बता रहा हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एट अ फिक्स टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, इट इज सीन दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ऐसा होना भी चाहिए था। लेंथ बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ना, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस आता ही कोलिजन से। और एरिया बढ़ने का मतलब होता है कि कोलिजन्स कम होना, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो इक्वल टू सम कांस्टेंट। वो सम कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टिविटी। नीचे देखना ही नहीं है अब, और इसके बाद में बोलूंगा भी नहीं, लास्ट वार्निंग है तुमको। लास्ट, दिस इज द लास्ट टाइम। तो R इक्वल टू आ गया ρL/A, R इक्वल टू ρL/A, बराबर। रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो क्या आएगा, RA/L, RA/L, RA/L। फिट कर लो, क्योंकि जब JEE नीट CET क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत जगह पे फॉर्मूला लगता है, याद ही नहीं होता है। तो रो इक्वल टू RA/L, रेजिस्टेंस इज ओहम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, तो ओहम मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर मीटर गया तो क्या आ गया, ओहम मीटर। अब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल डिफाइन करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब 1/रो। तो वही फॉर्मूला को उल्टा कर दो, L/RA, और 1/ओहम मीटर, मतलब सीमेंस पर मीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो नाउ वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस, विच इज एग्जाम्पल 11.6। सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। तो विल गो एंड जम्प टू एग्जाम्पल 11.6। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर, रेजिस्टेंस पर मीटर, रेजिस्टेंस पर मीटर मतलब रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस पर मीटर मतलब रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ एट रूम टेम्परेचर। यू शुड नो व्हाट इज रूम टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन, ऑफ अ कांस्टेंटन alloy wire of diameter 1.25 mm. The resistivity of constant ton at room temperature is 5 into 10 raised to -7 ओहम मीटर। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको क्या दिया है पहले वो देख लो। व्हाट इज गिवन टू यू इज, बहुत सिंपल है, व्हाट इज गिवन टू यू। रूम टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, लगेगा तो देख लेंगे।
आपको दिया है डायामीटर, डायामीटर कितना है 1.25 mm। डायामीटर से मिल जाएगा रेडियस, इसका हाफ मतलब कितना 0.625 mm। mm को कन्वर्ट कर लो तो 0.625 इंटू 10⁻³ आई विल बेटर ऑफ राइट इट एज 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये मिल गया रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस। आपको यहां से मिल जाएगा एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी इतना लिख के रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर 6.25 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, वो बाद में करते बैठेंगे स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया एरिया। और क्या दिया हुआ है तुमको, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, मतलब रो दिया हुआ है। कितना दिया है रो 5 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर दिया है। और फाइंड करने के लिए क्या बोला है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, अगर रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी ये मेंशन भी हो गया ना तो फॉर्मूला रजिस्टिविटी का लगेगा, क्या था आर ए बाय एल। तो आर ए बाय एल, इसमें से क्या पूछा है, हाँ तो हो गया व्हाट इज आर बाय एल, रो बाय ए। ठीक, तो यू हैव आर बाय एल इक्वल टू रो बाय ए। रो की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7। व्हाट इज ए गिवन टू यू, पाई इंटू 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻8। क्यों किया ऐसा, स्क्वायर था तो 6.25 इंटू 6.25 दो बार लिख लिया, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर कर लिया 10⁻⁻8। करेक्ट यहाँ तक, बराबर, गुड। तो देयरफॉर आर बाय एल इक्वल टू, अभी इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा, +8 और -7 था। ओके, ठीक, तो 50 बन गया, 50 हो गया ये। हाँ तो अच्छा है, ये 50 हो गया, हमारे काम में आएगा ये। इंटू 6.25 इंटू 6.25, जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये 5 इंटू 10 हो गया 50। व्हाट इज 6.25 का डबल 12.5, उसका डबल 25, उसका डबल 50, मतलब 1 एंड 8, बराबर। ओके, गुड। देन अगर अभी अभी तो 50 बचा नहीं ऊपर, फिर क्या करेंगे, फिर एक काम करेंगे। अब ऐसा करना, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लॉग एंटी लॉग में फंस जाओगे। डू नॉट गो फॉर लॉग एंटी लॉग, करना ही नहीं लॉग एंटी लॉग, एकदम लास्ट व्हेन यू हैव नो ऑप्शंस। व्हाट इज 1/पाई, मैंने बताया था 0.318 इंटू 8 इंटू इंटू, जानबूझ के इंटू लिख रहा हूँ। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना 100 लिख लेता हूँ। था क्या 100, नहीं मैंने लिख लिया, तो 10⁻⁻2 एडजस्ट कर लिया, तो 10⁻+2 -2 एडजस्ट कर लिया। 6.25, देखो 6.25 इंटू 8 कितना था 50 था, तो इंटू 16 कितना होगा 100। तो 1 एंड 16 का, यू नो व्हाट इज 16 8 144, ऐसा होता है ना, नहीं कितना होता है, व्हाट इज 16 8 160 में से 32 माइनस करो, 1 128, वेरी गुड। तो 128 इंटू 0.318, ये तो अभी आना चाहिए। 0.318 इंटू 128 इंटू 10⁻², हाउ मच -2, ये तो आना चाहिए आपको। एक काम करो और भी सिंपल कर देते हैं, 1 पॉइंट, ये 128 है ना, ये 10⁻², इसको दे दो, 1.28 हो गया, हो गया। 1.28 को 1.3 मान लो, मान लिया। 1.3 इंटू 3 कर लो, 1.3 इंटू 3 3.9। आपको 1.3 इंटू 3 करना था कि 0.3 करना था, 0.3, तो आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट, आंसर देखो। अच्छा शॉर्ट एग्जाम्पल है क्या, हाँ तो फिर शॉर्ट एग्जाम्पल है तो मुझे ही बताना पड़ेगा आंसर। 0.41, हमारा 0.39 तक तो आ ही गया था, 0.41 ओहम पर मीटर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सही बोलते हैं ना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, सो एज टू कनेक्ट विद द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7। 7 नहीं, 8, सॉरी, नंबर 8, नॉट 7 बट 8। तो ऐसा ही करना, टॉपिक लेना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज। और 6 मीटर लॉन्ग वायर मतलब लेंथ दे दिया, हैज डायामीटर, डायामीटर से रेडियस मिलेगा, रेडियस से एरिया मिल जाएगा। डायमीटर कितना है 0.5 mm का, तो रेडियस कितना हो गया 0.25। वेरी गुड। इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओम, तो रेजिस्टेंस भी दे दिया 50 ओम। फाइंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, फाइंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है देख लो। लेंथ दे दिया आपको वायर का, 6 मीटर लॉन्ग वायर बोल दिया। डायामीटर बोल दिया 0.5 mm। रेडियस मिल जाएगा इसका हाफ, 0.25 mm। तो 0.25 mm को मैं लिखता हूँ 2.5 mm होता है 10⁻⁻3। लेकिन लेकिन मैंने 0.25 को क्या लिखा, क्या लिखा 2.5, तो 10 क्या लिखूंगा -4। जिनको कंफ्यूजन होता है ना, कोई कोई काम ही नहीं कंफ्यूजन का यहाँ पे। तुमने 0.25 को 2.5 लिखा तो साथ में क्या लिखोगे, 10⁻⁻1 करोगे ना, क्योंकि 0.25 था, मैंने 2.5 लिख लिया। तो ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन होता है, बताता हूँ मैं आपको। अगेन थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। when you are preparing for state board, you are actually not preparing for state board only, you are also preparing for CET, NEET, JEE। you have to, ये करना पड़ेगा आपको। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए एवरेज 1 मिनट का टाइम होता है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने पड़ेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसका भी रीजन था। आर से क्या मिलेगा, एरिया। एरिया में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना भाई। 2.5 का स्क्वायर निकालना इजी बात है, 6.25। इसके लिए उसको मैंने 2.5, अगर मैं 0.25 लिखता ना, तो 0.25 का स्क्वायर तुम डेसिमल एडजस्ट करते करते ही गड़बड़ कर देते। ये तो लॉजिकल है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2.5 का स्क्वायर 4 और 9 के बीच में आएगा, तो 6.25 आता है वो। ओके, गुड। तो यहां से हमको मिल जाएगा एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, मतलब 6.25 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया एरिया। और क्या दिया है, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, कितनी दी है 50 ओहम, 50 दिया है ना, यस। और पूछा क्या क्या है, रेजिस्टिविटी और दूसरा कंडक्टिविटी, सिग्मा। तो फॉर्मूला तो तुमको पता ही है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, RA/L, सही है ना। व्हाट इज कंडक्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी। तो एक फाइंड करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो पहले रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। RA/L, हाउ मच इज R, 50। हाउ मच इज A, अभी देखा था तुमने, 6.25 पाई इंटू 10⁻⁻8। व्हाट इज लेंथ, 6, 6 दिया है ना, 6 मीटर बोला है ना, 6 मीटर बोला है ना, 6 मीटर है, 50 है, बराबर, ये भी बराबर है, सब बराबर। ओके, मल्टीप्लाई करना है आप, 70। बताओ कैलकुलेशन। ओके, 1.04 इंटू पाई मतलब रफली 3.14। वेरी गुड। तो ध्यान दो, मैं तुमको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज करना है। ओके, तो देखो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये 10⁻⁻8 था, ये 50 था, जीरो उसको दे दो, कितना हो गया 10⁻⁻7। 5 इंटू 6.25 पाई/6, ये हो जाता है रफली रफली 1 जा और 1.04 का, ऐसे ही होता है, क्योंकि 6 4 का कितना होता है 24। वो 6.25 था, मैंने 6.24 मान लिया, तो रफली रफली कितना आ गया 1।
कितना आ गया 1। व्हाट इज 1 इंटू पाई? पाई। व्हाट इज पाई? 3.14। 3.14 इंटू 5। एक काम करना, 3.14 इंटू 5 मत करना, इंटू 10 करना, डिवाइड बाई 2 कर लेना। व्हाट इज 3.14 इंटू 10? 31.4। डिवाइड बाई 2 कर लो, मतलब आधा कर लो, 15.7 के आसपास आ जाएगा, आएगा 15.7। तो 15.7 इंटू 10⁻⁷, देखो आंसर में इसके आसपास आंसर होगा 1.57 इंटू 10⁻⁵ बराबर। कुछ कन्वर्ट करना रह गया हो तो देख लो। 6 mm है, 6 मीटर है, बराबर है वो। ठीक, एरिया हमने बराबर निकाला है, यस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, दैट इज ओके। ठीक है, ये ठीक था, ये भी ठीक था, दिस इज ऑल्सो फाइन। 15 आएगा ये तो। रुको रुको रुको, तो ये आ जाएगा आपका 1.57 -6, 10⁻⁶। क्या फाइंड कर रहे हो तुम? रेजिस्टिविटी मतलब ओहम मीटर। उन्होंने 10⁻⁵ दिया है क्या? हाँ तो गलत दिया है, तो ऐसा आना चाहिए। चलो अब और क्या पूछा है? कंडक्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/1.57 इंटू 10⁻⁻⁶, ऊपर जाके 10⁻+6, और 1.57 का रेसिप्रोकल। 1.57 का रेसिप्रोकल आपको लॉग बुक के रेसिप्रोकल टेबल से मिल जाता है, 0.66। अरे कितना आता है? हाउ मच इज दिस रेसिप्रोकल? 1/1.57, 0.6369, 6369 सीमेंस पर मीटर, या फिर 1/ओहम मीटर। क्या है आंसर में? 6.37 इंटू 10⁻⁴, 4 की 5, बराबर है ना? बराबर है। यहाँ पे एक पावर का गड़बड़ हुआ तो उधर भी एक पावर का गड़बड़ होना ही चाहिए था, तो सही है। तो फिर भी जस्ट फॉर योर श्योरिटी, एक बार तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना, इधर एक पावर हमारा गड़बड़ आ रहा है तो उधर भी एक पावर गड़बड़ आएगा ही, या तो हमारा या उनका। मोर चांसेस उनका, लेस चांसेस हमारा। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो ओके, तो we'll stop at this question.